कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम ईवीएस के पोर्शन में बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ये सेशन ईवीएस के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित होने वाला है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं, तो देखते हैं इस सेशन को। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला वाला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछता है कि बब्बर शेर के प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है। कब इसको बनाया गया था? तो 1913 ईस्वी में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में है। 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों सूची में भी शामिल किया गया है और यह भारत का पहला विरासत स्थल भी है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। इसी कंचनजंगा चोटी के नाम पर ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आगे है दच्चग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दच्चग्राम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी मृग के लिए घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मारपोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी नम, शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबबूल। शाहबबूल को ओक भी कहते हैं। अगला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति भी जीव पाए जाते हैं। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी जो 7,816 मीटर है पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे
विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालय कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घनों जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है तो कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व बनाता है जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाट। अगला है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 तप स्थलों यानी हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में भी इसे शामिल किया गया। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है तो असम में। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आगे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बार परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में ही आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का है जो 1978 में बनाई गई। व तीसरी 2013 है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, कोटा काला झालावाड़ में आरंभ की गई। अगली है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगला है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम्य भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट भी घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन यानी सारस के आगमन के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जो अंडमान निकोबार है उसमें एक है साउथ बटन अंडमान निकोबार। उसी में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो हिमीस। ये भारत के ऊपरी भाग में लद्दाख में है और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का सबसे ज़्यादा
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है, जो मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो हरियाणा में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो यह एक प्रकार का बुक है जिसे विश्व संरक्षण संघ और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था, IUCN या IUCNNR। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसका इंग्लिश भी याद रखना है। और यह संकटग्रस्त या संकटापन्न जीवों के लिए एक सूची जारी की जाती है जिसे रेड डाटा सूची कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेडेंट, ये भी पॉइंट पूछा जाएगा, थ्रेडेंट जाति का नाम दिया गया है। IUCN के 3 वर्ग हैं, एक संकटापन्न, एक सुभेद्य एवं दुर्लभ। 3 प्रकार के जातियों का उसमें 3 प्रकार की जाति मतलब कोई भी जानवर हो या संकट में तो उसका नाम लिखा जाएगा, दुर्लभ है तो लिखा जाएगा और शुभोदय है तो लिखा जाएगा। ये सभी थ्रेडेंट जातियों के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ पौधों को देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। निपेंथिस नाम सुने होंगे। निपेंथिस पौधा जो होता है यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये कीप नली की तरह रहता है और इसमें से मधुर मधुर आवाज़ें आती हैं और ऊपर एक पत्ते ऐसे बना हुआ है। मधुर आवाज़ और अंदर से सुगंध, लेकिन आवाज़ का सीटेट मत लगाना क्योंकि आवाज़ को सीटेट नहीं माना है। तो इसमें से केवल सुगंध आती है जिससे कीड़े आकर्षित होकर इसमें अंदर बैठ जाते हैं और पत्ती क्या करता है कि उनको पूरा ढक लेता है और पेड़ पौधा उनको पूरा चूस के उनकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, मार डालते हैं। निपेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस घटपर्णी पौधा को निपेंथिस पौधों को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि। अगला है क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। अगला है
रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक पहुंच ना जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आगे है बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा दिए रहती हैं। आगे है सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पड़ेगा या लोहा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। विदेश से आने वाली सब्जियां, एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स नंबर है। ये सेशन ही फिक्स नंबर वाला है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से, गोभी और मटर आई यूरोप से, काफ़ी बीन्स भिंडी अफ्रीका से आई, सोयाबीन चीन से आई। यानी हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया है तो भारत में साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आई है तो यूरोप से। काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है तो अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आई है तो चीन से। अब पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, यहाँ से भी एक नंबर फिक्स रहता है। जड़ खाने वाले मतलब किस चीज़ का हम लोग जड़ खाते हैं? मूली का, गाजर का, चुकंदर का, टैपियोका, शकरकंदी, इन सभी के क्या खाते हैं हम? जड़ को खाते हैं। तना को खाने वाला चीज़ क्या क्या है? आलू, प्याज, अदरक के हम क्या खाते हैं तो तना को खाते हैं। पत्ती किसका किसका खाते हैं तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, इन सब के हम लोग क्या खाते हैं? पत्ती। बीज किसके किसके खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, इन सब के क्या खाते हैं हम लोग? बीज। फूल किसके किसके खाते हैं तो सहजन, केला, कचनार। कचनार को यूपी की वजह से भी पूछता है कि कचनार कहाँ के लिए कहाँ पे फेमस है तो यूपी में फेमस है। फली किसकी खाते हैं तो मटर की। अब देखते हैं घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं जिन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं जल्दी खराब होने वाली, कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। जल्दी खराब होने वाली सब्जियां कौन सी? जैसे पालक रख दोगे शाम तक खराब, केला भी रख दोगे कल तक खराब, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये सभी जो है जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं। हालांकि अब आ गया फ्रिज तो बात अलग है, लेकिन सीटेट में ऐसे ही पूछेगा कि इसमें से बताओ खराब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं। और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली सब्जियां जैसे लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सभी सब्जियां कुछ दिन रखी जा सकती हैं। अब आगे देखते हैं पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। ये जो है जलोदभिदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं।
जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। दूसरा एक पौधा होता है समोद्भिद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीसोफाइट्स। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ मिट्टी ना तो अधिक शुष्क हो और ना ही नमी हो। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। एक होता मरूदभिद। मरूदभिद को इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट्स। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, मरुस्थल आदि स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें जो कांटे बनते हैं वो किस कारण बनते हैं? तो पानी की कमी के कारण पत्ते किसका रूप ले लेते हैं? कांटों का रूप ले लेते हैं। एक होता है लवणोद्भिद। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवड़ी यानी खारी होती है, मिट्टी कहलाती हैं। तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधों में मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं पत्तियां जो यानी पेड़ पौधे खाना किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं जो जल एवं जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं आदि पत्तियों पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती उत्तरी भारत में फेमस प्रचलित है। और यह क्या करता है? तो ये झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उगा जाता है और उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं और यह राख जमीन में खाद का काम करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है झूम कृषि कहाँ होती है? तो उत्तरी भारत में। और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज उसमें क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय में भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। एक है स्थानांतरित खेती या झूम खेती। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो रांग कहते हैं। ये सभी अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। जंगल क्या है? तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार
जो भी 25 सालों तक जंगलों में रहता है वह जंगल के आसपास का एरिया किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर कई फसल एक ही मतलब एक ज़मीन पर एक ही फसल कई बार उगाई जाए तो वह ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। जड़ों, पत्तों और शाखाओं के सड़ने से और केंचुआ के मल से जमीन कैसी होती है, तो उपजाऊ बनी होती है। अब देखते हैं पोषक तत्व स्रोत और कमी से हानियां। प्रोटीन का स्रोत मछली, अंडा, सोयाबीन, राजमा और दालें हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलती हैं, तो सोयाबीन में मिलती हैं। और इससे क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता में मिलता है और यह शरीर कमज़ोर होना इससे बचाता है, त्वचा में झुर्रियाँ ना पड़ना उससे बचाता है, ऊष्मा की कमी ना होने देना उससे बचाता है। अगला है वसा। वसा अंडा, मछली, मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल में वसा पाई जाती है। वसा से शरीर की सुंदरता बनी रहती है। अगर वसा नहीं होता तो शरीर सुंदर ही नहीं होता। विटामिन ए। विटामिन ए अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियों से मिलता है और यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी छिलकेदार अनाज, दाल से मिलता है और इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है और स्कर्वी रोग इसकी कमी से होती हैं। विटामिन डी सूर्य की किरणें, दूध, दही, मक्खन, हालांकि सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से मिलती हैं और इसी कमी से हड्डियों का विकृत हो जाता है। विटामिन ए अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, तेल, दूध से मिलता है। यह स्त्रियों में बांध्यता रोग से अगर इसकी कमी है तो स्त्रियों में बांध्यता रोग पाया जाएगा। विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। यह रक्त जमने की क्षमता में कमी करता है। पाचन के रहस्य। कच्चा दूध कितने घंटे में पचता है, तो 2 घंटा 15 मिनट और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटे 45 मिनट। उबला हुआ दूध 2 घंटे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा तो 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 घंटे। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और गिलास में 4 घंटे। इसके बारे में कहानी है। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले हैं। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमोंट की तालिका को हमने देख लिया और डॉक्टर बोमोंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब हिलाता डुलाता है। यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यह नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगे, धूप से नमी नहीं रहेगी। अचार बनने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। अगर शीशी में नमी थोड़ी सी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं।
किसी ब्रांड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि का पता चलता है। हमारे शरीर के पोषक तत्व। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उधोयु क्या है? उधोयु तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हुए उसको सील बंद कर देते हैं और कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को उधोयु, गुजराती भाषा में उधोयु का मतलब होता है उल्टा। उधोयु को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को साथ खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। शाब्दिक मतलब गुजरात में उधोयु जो है एक प्रकार का व्यंजन है जो मिट्टी के बर्तन में रख करके बनाया जाता है और इसको उल्टा करके बनाया जाता है। उधोयु का अर्थ ही होता है उल्टा। एक है लिंगहु फेन। यह क्या है? तो लिंगहु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। अब देखते हैं खाने की चीज़ें को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। दूध को उबालते हैं ताकि खराब ना हो। हरा धनिया को गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं ताकि खराब ना हो। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि खराब ना हो। प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर ताकि खराब ना हो। मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अब अगला सेशन होगा मेरा आवास पर।